नहीं, वो प्रश्न का जवाब सिर्फ खुद को देगा, मुझे नहीं देगा, ये दिक्कत, क्योंकि उसको आता है। चलो एक चार्ट बनाएंगे साथ के साथ। एक नॉर्मल पेन दे दो तब तक। पेन पेन पेन। रजिस्टर भी वही दे दो जो पकड़े हो। इसमें कुछ ऐसा बनेगा, मतलब पूरा लंबा चौड़ा, तो स्पेस लेके प्रॉपर साथ के साथ बनाइएगा। बजट एक्चुअल में क्या होता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं तो 2 ढाई घंटे बोलती हैं लगातार, तो किस पोर्शन पे क्या बोलते हैं वो समझना है हमें। हाँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वर्किंग डे बोला था। तो इस बार उन्होंने कहा फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, तो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी संडे पड़ गया था। हर फर्स्ट वर्किंग डे होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, कहीं कुछ लिखा नहीं गया है, एक ट्रेडिशन है। तो हमने कहा कि नहीं, हम संडे को ही कर देंगे एज अ पीएम। तो हमने कहा बजट को 2 पार्ट में बांटना है। एक, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट। राजस्व बजट बच्चों 2 तरीके का, रेवेन्यू रिसीविंग, राजस्व, प्लीज बात ना करें, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। इस बार सीजीएल मेंस में 2 क्वेश्चन है बजट बजट से। दिल्ली पुलिस में ढेर सारे क्वेश्चन थे बजट चैप्टर से। असाइनमेंट एक बार बना लो लेटेस्ट वाला, बताइए से बजट का। रिसीविंग फ्रॉम टैक्सेस, करों से प्राप्ति। रिसीविंग फ्रॉम नॉन टैक्सेस, गैर करों से प्राप्ति। जी, थोड़ी हम हटा देते, आ जाओ उठा के, दोनों भाई उठा के रख दो। उधर उधर ले लो। हाँ ठीक है। ठीक। टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। नॉन टैक्सेस में क्या क्या आता है, यही क्वेश्चन था इस बार, कि कौन सा रेवेन्यू बजट का नॉन टैक्स नहीं है। तो पहले हम सीख लेते हैं क्या क्या होता है नॉन टैक्स वाला। हाँ, पिछली बार दे दिए थे, दिए हो, बजट मिल गया था पिछली बार। चलो फिर ठीक, एक मेरे पास भी रहना। फी, शुल्क। सरकार कई सारी सुविधाएं देती है, जैसे हॉस्पिटल फी, स्कूल फी, ट्यूशन फी, ऐसे कई सारी चीज़ें सरकार लेती है। बिल, सरकार इलेक्ट्रिसिटी देती है, वाटर देती है, तो उससे भी सरकार को पैसा आता है, उसको बिल कहते हैं। सरकार ने किसी को लोन दिया होता है तो उससे सरकार को इंटरेस्ट आता है, तो उसको अपन लोग ब्याज कहते हैं। सरकार की कंपनियां भी मार्केट में काम करती हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। तो ये हमारा
नॉन टैक्स हो गया कौन सा, रेवेन्यू बजट का। अभी तक हमने सिर्फ रेवेन्यू बजट में कौन सा लिखा है बच्चों, प्राप्ति प्राप्ति लिखी। पैसा कहाँ से आ सकता है, तो हमने कहा दो तरीके से आ सकता है, एक टैक्स से, एक नॉन टैक्स से। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम लिखेंगे पैसा कहाँ खर्च होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय दो तरीके का। पहले एसएससी इस पर क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन जब से एडिक्विटी आया इस चैप्टर से खूब क्वेश्चन पूछा गया और सारे कॉन्सेप्ट वाले। अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। किसका असाइनमेंट है ये, गुड। ये एक बालक है जिसने पढ़ा है एक एक क्वेश्चन को मार्क किया हुआ है, बहुत अच्छा। प्लान एक्सपेंडिचर, व्यय को दो तरीके में बांट रहे हैं, योजनागत व्यय, ये दो तरीके का होता है। प्लान ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्कीम केंद्र सरकार की होती है, प्लान ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की योजनाएं, की योजना। और दूसरा प्लान ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्यों की कुछ योजनाएं होती हैं जिसको केंद्र सरकार फंडिंग करती है, कि चलो आप कोई अच्छा स्कीम ला रहे हो, हम भी आपको पैसा दे देंगे, तो उसको कह रहे हैं राज्य सरकार की योजना। अब याद हो जब लास्ट टाइम बजट आया था तो बिहार सरकार को एक बड़ा पैसा दिया गया था, तो वो ये यही है कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे। और दूसरा होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। इसमें क्या आता है, गैर योजनागत व्यय, डिफेंस रक्षा, सब्सिडी, यदि आपने किसी को ब्याज, किसी से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, ब्याज मिल रहा था, यहाँ पे क्या है, ब्याज देना है। तो जब मिलेगा तो रिसीविंग, देना होगा तो व्यय एक्सपेंडिचर। यहाँ तक बनाइए एक बार, छोटा कर दें। थोड़ा ऊपर कर दें। पीछे वालों को कम दिख रहा है टीवी में, ठीक है, तो एक टीवी और ऐड करवाते हैं, एक इधर आगे एक पीछे। मैं भी तो देखूं। इस यहाँ से भी दिख रहा है झूठ है। सबको दिख रहा है, आप झूठ ना बोला करें। हाँ, आप ऑफिसर बनने वाले हैं कुछ दिनों में। Yes. जितना पॉसिबल हो लाइफ में सच बोलने का प्रयास किया करें। हमें नहीं करें, सच बोलें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने की। आपको पता ही नहीं चलता है कब आप नकली कैरेक्टर में बन जाते हैं। तो नहीं दिख रहा तो खुल के बोले नहीं दिख रहा है, जबरदस्ती हाँ नहीं दिख रहा है।
हाँ पूरा दिखाएंगे, पहले एक बार बना लेने दो सबको। हाँ, कोशिश करना लाइफ में सच बोलने की। ठीक। आप भी कमाने वाली वाइफ रख लोगे तो ऐसे नए नए कपड़े मिलेंगे। हाँ। पहले मैं महंगे महंगे जूते पहना करता था। पिछले 2 4 5 सालों से मैं सस्ते जूते पहनने लगा था। तो कल फिर मुझे महंगा जूता मिला है। ठीक। नहीं, हम सच ही बोलते हैं यार। आ, लिखे नहीं थे अभी? एक बार लिख लो। एक बालक ने क्वेश्चन पूछा है, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है? एसएससी में भी पहले क्वेश्चन आता था, और पिछले कई सालों से नहीं आया। 10 साल से लगभग तो हम लोग नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जानना चाहिए। अरे मारपी अलग होता है राजकुमार। मान लो फसल ज्यादा उत्पादित हो जाए, तो फसल की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किसान को नुकसान हो जाएगा। किसान क्या करेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले साल ये फसल तो नहीं उत्पादित करूंगा, बड़े नुकसान हो गए। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? कम हो जाएगा तो कीमत ज्यादा हो जाएगी। किसान यार गलती हो गई, अगली बार पक्का यही वाला उत्पादित करूंगा। फिर अगली बार ये होगा। तो इससे दो नुकसान होगा, एक किसान का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और एक दूसरा आम आदमी को चीजें वो महंगी मिलेंगी या सुविधाजनक रूप से नहीं मिलेंगी। तो सरकार ने 1967 में एक कमीशन बनाया, सीएससीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग। और इसके अंडर में 24 फसलों का एमएसपी घोषित किया जाता है। 24 फसलों का एमएसपी घोषित किया जाता है का मतलब, फसल के उत्पादित होने से पहले ही सरकार ये अनाउंस कर देती है कि इस रेट पे तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ये मिनिमम प्राइस है। इससे ज्यादा पे आप मार्केट में बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि कोई नहीं खरीद रहा है तो आप हमारे पास आना, हम खरीद लेंगे। मान लो सरकार ने कहा कि जो गेहूं है वो 24 रुपए किलो हम खरीदेंगे खरीदेंगे। फिर कई बार स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम भी बोनस दे देते हैं। तो अलग अलग स्टेट भी इसमें सपोर्ट कर देती है, तो इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिलेगा। लेकिन सेंट्रल लेवल पर 24 फसलों के लिए डिसाइड होता है। इस फसल पे किसान से खरीदा जाता है, और वो फसल खरीद के सरकार ले जा करके अपने गोदाम में रखती है। और जहां पे जरूरत होता है वहां पे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको सामान्य बोलचाल में आप राशन की दुकान कहते हो सरकारी, वहां देखा करो पीडीएस लिखा होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो वो जो 24 रुपये खरीदा जाता है वो हम तक आते आते 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, पर पर्सन 5 केजी दिया जाता है। और अंत्योदय कार्ड है तो 35 किलो पर कार्ड। फ्री में नहीं, फ्री है। चलो अच्छी बात है। लेकिन ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों को चावल गेहूं के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसको ये भी सुलभ नहीं। तो हम कुछ लकी लोगों में से हैं कि जिनके घरों में तीनों टाइम खाना बन जाता है, दूध आ जाता है, और बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है। 3 तरीके का राशन कार्ड होता है, बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय, ए वाई बोलते हैं। अब एक ही हो गया, उसको फूड सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 2013 में। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो खत्म नहीं होंगे। कभी ऐसा अचानक थोड़ा बहुत पूछ लिए, कभी पीडीएस वीडीएस का बैच बनाएंगे, या कभी इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, तो ये सब बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। सर जैसे आईबी का इंटरव्यू है हमारे कई बच्चों का, तो वहाँ पूछ लेगा कि आपके बिहार में कितने लोग बीपीएल में हैं, सरकार उनके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ए वाई क्या है।
पीडीएस क्या है, ऐसी ढेर सारी। अभी इन्होंने एमएसपी पूछा था, तो हमने बता दिया मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक प्रकार से गारंटी हो गया किसान को कि इस रेट पे तो आपका फसल खरीद ही लेंगे। जैसे कितना अच्छा होता कि आप ग्रेजुएट होते, सरकार आपको कम से कम 50,000 रुपये जॉब की गारंटी ले लेती। उससे ज्यादा का मिलता तो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम तो सरकार ले ही लेती। तो अभी सरकार ने लिया हुआ है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। अभी उसका कुछ नाम बदल दिया, राम जी, राम जी कर दिया। हाँ कुछ ऐसा। तो उसमें क्या है, 100 दिन का, 125 दिन का न्यूनतम गारंटी है जॉब का। लेकिन कैसा जॉब? अनस्किल जॉब, लेबर का जॉब आपको दे देंगे, जिसमें 500-600 रुपये दिहाड़ी आपको मिनिमम मिलेगी मिलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसको वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक बड़े अचीवमेंट है देश का, और विश्व का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है वो, सबको रोजगार देता है। लेकिन अभी भारत में स्किल जॉब की गारंटी नहीं आई। इस साल स्किल जॉब की गारंटी आएगी तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। कब आएगा देखेंगे। अभी तो पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हाँ, ये बेचारा कोई मर गया था, उसको आतंकवादी और घोषित कर दिया। यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया। तो ये बजट का एक पार्ट है, रेवेन्यू बजट। अभी हम देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। जैसे का क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा, हालांकि इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। बजट को हम सामान्य बोलचाल में फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? राजकोषीय नीति। इसको हम बैंक में डिस्कस करेंगे आपके साथ, या बैंक डिस्कस किया होगा, इसको हमने बात भी की होगी कि बजट को हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं। तो इस पे एक आध क्वेश्चन दिख रहा है, अभी जब करेंगे तो समझ में आएगा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अभी। अगला आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 36 है। असाइनमेंट लाए हो? क्यों लेके नहीं है? कितने लोग को नहीं मिला? ओ भाई, तो मिला किसको है? मिला किसको है? चलो फिर तो रुक जा थोड़ी देर। है राजकुमार? मिला है, लाइब्रेरी में रखे हैं? ऐसा भी हुआ है? अगला आते हैं, पार्ट बी, कैपिटल बजट। पूंजीगत बजट। हाँ, ओ मैंने बोला तो था कि ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट भी तो इसी को दूसरा पार्ट मान लिए। कोई बात नहीं, अगले पेज पे कैपिटल बजट लिख दीजिए, बात तो वही है। पेज क्यों फाड़ देगा राजकुमार? फाइनेंस मिनिस्टर 3-3 4-4 घंटे डिस्कस करती हैं इसी चीज को, हम लोग 7-8 घंटे डिस्कस करेंगे। कैपिटल रिसीविंग, कैपिटल रिसीविंग में 3 चीजें आती हैं, लोन, ऋण, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, और तीसरा पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष।
ये हुआ एक पार्ट कैपिटल बजट का, कैपिटल रिसीविंग। ये जैसे कुछ लोग को मिला है और कुछ लोग को नहीं मिला, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मिला है सबको। चलो वैसे बता देता हूँ। यदि कोई डबल लेगा तो उसको 2 बार एसएससी देना होगा। तो सोच लेना, ये 100 2 4 रुपए के लिए। तो अब बताओ कितने लोग को नहीं मिला है? चलो अब तो कम हुआ थोड़ा। हाँ ठीक। ठीक। और इसका मत लेना भाई, मैं दे दूंगा डबल, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा। हाँ। ठीक। 2 बार एग्जाम देना, 2 बार सिलेक्शन लेना। एक ही बार में रैंक के लिए करो ना। अभी देखो आजकल में रिजल्ट आएगा, तुम्हारे ही बैच के जो सीनियर है उनको लेके आऊंगा, 21 21 साल के लौंडे, बढ़िया बढ़िया रैंक। 22 साल, 21 साल, 23 साल। मतलब कुछ नहीं, उनको पता भी नहीं क्या होता है एसएससी, लेकिन उनको भी पता पढ़ना कैसे है। और आपके लिए तो एक नया सिस्टम भी कर दिया। यदि आप टॉपर रहेंगे लगातार 6 महीने, तो आगे भी हम आपको फॉर सिलेक्शन बैच में भी सपोर्ट मारेंगे। कुछ कितने का करेंगे वो बताएंगे। अभी हम खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कहीं ये बाउंस ना कर जाए, उल्टा ना चला जाए, लौंडा पढ़े ही ना। तो उसमें भी कुछ हमें कंडीशन लगाना होगा कि हमारी एटलीस्ट टॉप 20 में तो रहना, टॉप 10 में तो रहना, कुछ तो करना पड़ेगा। पूंजीगत व्यय। प्लान्ड एक्सपेंडिचर। संतोष है नहीं? घर गया है? ले लिया? अभी नहीं लिया है? इंजीनियर चला गया ना। उसको जैसे ड्यूटी देते हैं भाग जाता है। इस बार ड्यूटी नहीं था फिर भाग गया। ओके। हाँ कोई बात नहीं। 4 बार एडमिशन लेने का किसी का रिकॉर्ड है, हो सकता है वो रिकॉर्ड ये ब्रेक कर दे। ये मेरे प्रति ज्यादा लगा होगा उसका। अब मूर्खा लगा है। ये कल मुझे रात को पता चला कि नहीं खिलाया, तो अगली क्लास जब मेरी होगी तो मैं मंगवा लूंगा। मेस में बंटवाएंगे नहीं, बैच में बंटवाएंगे, नहीं तो कुछ भाई ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो उनको खिलाना नहीं है ना। ये लाना। मेस में जो पहले जाता है उसी को मिलता है ना। कितना अन्याय हो रहा है। अभी कुछ दिन तक लाइन में एडजस्ट करना होगा। सिलेंडर की इशू है, एक ही सिलेंडर चला रहे हैं। लेकिन सब्जी दाल में तो टेस्ट रह रहा होगा। हाँ। मीठा नहीं दे रहे हैं? लस्सी में ज्यादा पानी है, पानी में लस्सी है? जिस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि 4 5 लीटर किलो दूध दही ज्यादा खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुश्किल से 500 का अंतर आता होगा, 1,000 का अंतर आ जाएगा, और पूरे साल महीने में 30,000 का अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ना, उतना मूवी में खर्च कर दिए, उससे ज्यादा हमने आपके खाटू श्याम में खर्च कर दिया। लेकिन वो समझ नहीं आता है। ओ, ये भी पढ़ते रहो। हाँ। गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो इसमें हो गया डिफेंस, रक्षा। हाँ हाँ, थोड़े थोड़े अंतर है। लोन, ऋण। किसी से, किसी को लोन दिया है या लोन को वापस किया है। ये छोटा सा चार्ट है। हाँ समझाएंगे।
बना दिए। ये कुछ जगह फैन चल रहा है, कुछ जगह नहीं चल रहा है, उन्हीं लोग को गर्मी लग रही है, तुम लोग को नहीं लग रही है? अच्छा, नहीं लग रही, ठीक। डिस इन्वेस्टमेंट। रुक जाओ राजकुमार। विनिवेश। आएंगे, डिविडेंड पे भी आएंगे, पहले ये सीख लेते हैं। हमने कहा जब सरकार कहीं पैसे लगाती है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सरकार ने एयर इंडिया एयरलाइंस की स्थापना की, या VSNL और BSNL, ये दो हुआ करती थी सरकार के पास। एक विदेश संचार निगम लिमिटेड और एक भारत सरकार निगम लिमिटेड के। तो जब सरकार ने पैसा लगाया किसी कंपनी को बनाने के लिए तो इसको कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट। जब सरकार इस कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी को बेच दे तो इसको कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। आपको पता हो एयर इंडिया सरकार का था, अभी किसको बेच दिया? टाटा को। तो इससे जो पैसा आया वो कहाँ गया? कैपिटल बजट में। 36 नंबर क्वेश्चन यही है, अभी जब आएगा असाइनमेंट तो दिखाऊंगा। तो सरकार जब अपनी कंपनियों को बेचती है तो उससे मिलने वाले पैसे को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने कहा सरकार पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट, सरकार अपना पैसा वापस ले जाए, डिसइन्वेस्टमेंट। दो तरीके हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। एक, मैं पूरी की पूरी कंपनी ही बेच दूं एज ए गवर्नमेंट, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। जैसे अब एयर इंडिया पूरी तरीके से प्राइवेट हो गई। और कई बार सरकार कुछ हिस्से बेचती है किसी प्राइवेट कंपनी को, तो पूरा बेचना भी डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा, थोड़ा बहुत बेचना भी डिसइन्वेस्टमेंट। बेच के जितना पैसा आएगा वो हम कैपिटल अकाउंट के रिसीविंग पार्ट में रखेंगे। तो हमसे दो बातें पूछा जा सकता है। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो सरकार के द्वारा पैसे को वापस लाना बेच करके। और दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट बजट के किस पार्ट का हिस्सा होगा? कैपिटल बजट का रिसीविंग पार्ट होगा। दूसरा, किसी बच्चे ने कहा डिविडेंड, लाभांश। तो लाभांश किस में जा रहा है बच्चों? रिसीविंग फ्रॉम नॉन टैक्सेस। तो सरकार BSNL कंपनी से जो कमाएगी वो कहलाएगा डिविडेंड, लाभ का हिस्सा। सरकार की कंपनी है BSNL, जानते होंगे आप। भेल, गेल, NTPC, ये सब सरकार की कंपनियां हैं। तो सरकार जो उनसे पैसा लाती है उसको कहते हैं डिविडेंड, और सरकार उसको बेच देती है तो जो पैसा लाती है उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे मकान मालिक जो किराए लेके जा रहे हैं वो उनके लाभ का हिस्सा है। मकान मालिक इस कॉलेज को बेच दें किसी और को तो उनका डिसइन्वेस्टमेंट। तो बड़ा पैसा किस में आएगा उनको? डिसइन्वेस्टमेंट से। लगातार पैसा किस में आएगा? डिविडेंड से। तो कई बार सरकार को लगता है कि बनाए रखने में फायदा है तो लाभांश कमाती है। कई बार सरकार को लगता है कि नहीं ये तो बर्डन बना हुआ है तो बेच देती है। जैसे आने वाले कुछ सालों में सरकार रेलवे को बेचेगी पूरी तरीके से। आने वाले कुछ सालों में सरकार पोस्ट ऑफिस को बेचेगी। लगभग एयरपोर्ट बेच ही चुका है, सी पोर्ट बेच ही चुके हैं, सब अडानी के पास है। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमने किराए पे दिया है, जो वहां से आ रहा है वो हमारे लाभ का हिस्सा है। अच्छा भी है, क्योंकि यदि सरकार के कंट्रोल में होता तो शायद सरकार घाटे में होती। सोच के देखो, वही मेट्रो फायदे में है क्योंकि प्राइवेट कंट्रोल में, वहाँ कोई स्टाफ नहीं चलता है। और वही रेलवे घाटे में है, वहाँ सबका स्टाफ चलता है। क्यों? क्योंकि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, किसी को दर्द नहीं है वहाँ पर। यदि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो तो दिक्कत नहीं। तो इसीलिए सरकारों को भी इस बात समझ में आने लगा है कि कोई फायदा नहीं है नाटक करने का, बेचो इसको। अभी रेलवे से, आपने कुछ लोग जर्नल से आए होंगे, क्या वास्तव में जर्नल में चलने लायक है? नहीं, बहुत बुरी स्थिति। स्लीपर में भी लगभग वही स्थिति कर रखी है। और ये किसके नाम पे चल रहा है? गरीबों के नाम पे। गरीब के लिए तो है ही नहीं, एक डब्बा शुरू में एक लास्ट में।
हिम्मत है तो घुस के दिखा दो, घुस गए तो बैठ के दिखा दो, बैठ के तो खड़े हो गए। इससे सस्ता फ्लाइट पड़ रहा है। क्यों? उसमें प्राइवेट प्लेयर को एंट्री करा दिया गया। हम ये नहीं कह रहे रेलवे बेच दो, हम ये कह रहे हैं प्राइवेट को भी ला दो, अपने आप कंपटीशन होगा, क्वालिटी होगी, जो बेस्ट होगा सर्वाइव करेगा, अदरवाइज खत्म। तो सरकार को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगा। और हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या बेचना सही है क्या गलत। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि यदि प्राइवेट लेके कमा ले रहा है तो सरकार क्यों नहीं कमा पा रही? तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अभी देख रहे हो कि धीरे धीरे सरकारें सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट को दे रही हैं। हरियाणा ने दे दिया, गुजरात ने बहुत पहले दे दिया था कि आप हमारे सरकारी स्कूल को ले लीजिए, आप चलाइए, कुछ रेंट दे दीजिए हमें, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी भी आप दीजिए। आप देखोगे दिल्ली में जितने सरकारी स्कूल है सबसे प्राइम लोकेशन पे हैं, कई हजार करोड़ का उस प्रॉपर्टी का रेट है। सरकारी प्राइवेट स्कूल शहर के बाहर है, लेकिन सरकार फिर भी अपने बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही वहाँ। उसी तरीके से सरकार कह रही कि नहीं हम तो बेचेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आया, डिविडेंड समझ में आया। ये यूपीएससी जैसे पेपर में आता है स्टेटमेंट देके कि सही है गलत है, इसका फायदा क्या है नुकसान क्या है। अपने एग्जाम में तो सिंपली आ रहा है डिस इन्वेस्टमेंट किस बजट के किस पार्ट का हिस्सा हो जाएगा, कैपिटल रेवेन्यू। अभी 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है असाइनमेंट, फिर देखेंगे, वो सब बताएंगे अभी। एक तीसरा वर्ड आया होगा पब्लिक अकाउंट फंड, ये लिखना पड़ेगा, तो एडिंग डालो पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष। विजय कम से कम 100 बच्चों को नहीं मिला है, एक बार दोबारा हाथ उठा दो बच्चों, कितने लोगों ने, कितने बच्चों को नहीं मिला, दोबारा प्रिंट करके लो। ऐसे कैसे बटा है मेरे तो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं दोबारा बांटे। अब प्रश्न है कि लोक लेखा कोष क्या होता है, पब्लिक अकाउंट फंड किसे कहते हैं? इसको जानने के लिए एक वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंड, संवैधानिक कोष। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के फंड का जिक्र है। एक कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि। एक दो चेंज बच्चों और कर रहे हैं आपकी क्लास में, सैटरडे को भी अब हम क्लास देंगे क्योंकि सिलेबस, अरे नहीं नहीं वो आप जानो, अब संडे पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी टेंशन, क्योंकि सिलेबस लंबा जा रहा है, फिर आपको भी इरिटेशन हो रहा है हमें भी हो रहा है। होली आ रहा है तो 2 दिन के बदले में 5 दिन क्लास नहीं हो रही, दिवाली आ रहा है तो 2 दिन के बदले में 6 दिन क्लास नहीं हो रही। ओवरऑल महीने में तो काउंट हो रहा है वो, कभी राखी का, कभी नए साल का, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब ये डिसाइड हो गया सैटरडे को भी क्लासेस करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो संडे को भी करेंगे, लेकिन सैटरडे तो हम नहीं, संडे रात को, रात को। हाँ ठीक। जिसको निकम्मे को कुछ नहीं आता वो भी बोल रहा है कि बहुत टाइम लगा रही है, सिलेबस नहीं पूरा की। हाँ, मैं ठीक है भाई, हमसे गलती हो गई। लोक लेखा कोष, नहीं कोई बात नहीं, हमारी गलती है, हम तो मान रहे हैं, हमने टाइम ज़्यादा लगा दी। कॉन्टीजेंसी फंड, वो भी तब है ये हालत जब मैं बैच मर्ज वर्ज करके कैसे भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी हो जाए। आकस्मिक निधि, ये 3 तरीके के फंड कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड होते हैं, निर्भया फंड हो गया, पीएम रिलीफ फंड हो गया, सीएम रिलीफ फंड हो गया, मोदी केयर फंड हो गया, कई सारे फंड हो सकते हैं। हम जो फंड बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266(1) में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266(2) में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 में। अगर बनाइए फिर एक एक करके लिखेंगे। हाँ? आकस्मिक निधि, सर ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जब आरबीआई अपने सिक्योरिटी के ऊपर सेल करती है तो किस पार्ट का हिस्सा है?
फिजिकल पॉलिसी अलग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी अलग होती है। यार ये पढ़ा रखा है बैंक, वो कहाँ से आ जाएगा इसमें आरबीआई वाला। कोई बात नहीं, यदि आप ऑफलाइन के हो तो आ जाओ क्लास में बताऊंगा, ऑनलाइन के हो तो दोबारा उस चैप्टर को ओपन कर। याद है यदि बैंक चैप्टर पढ़े थे तो हमने 3 पॉलिसी बताई थी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट था। हर चीज़ इसमें पूछा दो भाई। चलो कोई बात नहीं, आप हमने पूछ तो रहे हैं। तीनों में से किसी के बारे में जानते हैं? पहले वाले के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है। एक जवाब आ रहा है कि सबको सैलरी यहाँ से दी जाती है, बहुत अच्छा, गुड। इसके अलावा ये इमरजेंसी के लिए होता है, गुड। चलो बहुत अच्छा। देखो, सरकार के पास कहीं से भी पैसा है, कहीं से का मतलब कहीं से, टैक्स, फी, फाइन, लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, वो सारा का सारा पैसा रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड। पूरा जो बजट पढ़े हो आप अभी, उसमें एक पब्लिक अकाउंट फंड को हटा दो, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कंसोलिडेटेड फंड। कहीं से भी पैसा है, एनीथिंग, लोन से, टैक्स से, फाइन से, डिसइन्वेस्टमेंट से, जो भी आपने पढ़ा है वो सारा हम कहाँ रखने वाले हैं? संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड। तो इमेजिन करो आपका परिवार कहीं से भी कमा रहा है, वो एक जगह ला के रख रहा है, तो खर्चा होगा तो कहाँ से होगा? यहीं से होगा। कहीं भी खर्चा हो, मोदी जी रोड शो करते हो, विदेश घूमने जाते हो, आप एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर एम्प्लॉय बन जाए, सरकार रोड बना ले, कुछ भी, एनीथिंग, सारा का सारा खर्चा कहाँ से होगा? कंसोलिडेटेड फंड। यानी देश को चलाने वाला कोई फंड है तो कंसोलिडेटेड फंड है। कुछ भी आप जो सोचते हो, सुनते हो कि सरकार ने यहाँ पर इतना पैसा खर्च किया, इस जगह इसके लिए लोकेट किया, तो सब का सब संचित निधि से। तो लिख डालो संचित निधि में ऑल रिसीविंग, सरकार की सभी प्राप्ति, ऑल रिसीविंग एंड ऑल एक्सपेंडिचर, सरकार के सभी प्राप्ति एवं सभी व्यय को संचित निधि में रखा जाता है। ऑल रिसीविंग एंड ऑल एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड विथ कंसोलिडेटेड फंड, सरकार की सभी प्राप्ति एवं व्यय को संचित निधि में रखा जाता है। ऑल रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर, ये जो तुम चश्मे वाले हो राजकुमार, चश्मे वाले, हाँ तुम्हें जो पीछे देख रहे हो, अपने पीछे वाले को भेजो तो कॉपी लेके आएगा। आ जा भाई कॉपी लेके, जल्दी आ गया। दूसरे की कॉपी लेके मत आ जाइयो, जल्दी आ। और अपने बगल वाले को भी लेके आ, जल्दी आउट क्या। ओ भाई बाद में लिखियो, लेके आ इधर, आजा। तेरे बगल वाले को भी लेके आ, आओ कॉपी लेके आओ। मेरे भाई फिर मैं बुलवाऊंगा तो फिर पीटूंगा, और जल्दी आ जा अभी। तेरे बगल में जो बैठा था उसको भी लेके आ। दूसरे की कॉपी लेके मत आ भाई, तेरे से ज्यादा बदमाश हूँ। इसके घर वाले को बुलाओ आप, जा भाई। ये 1 घंटे हो गई, एक अक्षर तक नहीं लिखा है, जरूरत पड़े 2-4 थप्पड़ लगाना अभी। हाँ हमने कहा बच्चों, ऑल रिसीविंग एंड ऑल एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड विथ कंसोलिडेटेड फंड, सभी प्रकार की प्राप्ति और व्यय को कहाँ रखते हैं हम? संचित निधि में। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे टैक्स, कर,
फी, शुल्क, फाइन इत्यादि। तो जितनी प्राप्ति और व्यय है सारा का सारा कहाँ रखा जा रहा है? संचित निधि। अब मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगा कि राष्ट्रपति को सैलरी कहाँ से दी जाती है, तो आप कंसोलिडेटेड कुछ भी कहीं से भी, जब मैंने ऑल वर्ड लगा दिया तो सारा का सारा यहीं जाएगा। 50वां क्वेश्चन आया हुआ है इसका, पॉलिटी में जनरली आता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अब बच गया पब्लिक अकाउंट फंड, जो हमें अलग से सीखना है, तो हेडिंग डालो पब्लिक अकाउंट फंड। हाँ, पार्टी क्यों देगी, पार्टी तो देश सेवा के लिए आई हुई है। पब्लिक अकाउंट फंड, आपने तो अच्छी अच्छी बातें सुनी है, कम से कम धुरंधर मूवी में पाकिस्तान को हरा तो दे रहे हैं। यस। पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है? तो कुछ पैसा ऐसा है बच्चों जो पब्लिक का है पब्लिक का, लेकिन सरकार के पास है। तो बताओ कि हमारा आपका कौन सा पैसा है जो सरकार के पास है? तो जैसे आप जब एम्प्लॉय बनोगे, पीएफ कटवाओगे, यानी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कट करोगे ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद इंटरेस्ट के साथ कुछ मिल पाए, तो है वो आपका, लेकिन सरकार के पास है। एलआईसी भी कर सकते हो। कोई फिक्स डिपॉजिट है, कोई इंश्योरेंस डिपॉजिट है, तो जो है आपका लेकिन सरकार के पास है, जैसे आपने सिक्योरिटी दी हुई है तो वो हम रखे हुए हैं लेकिन है वो आपका। हाँ, जो आपने फीस दिया है वो हमारा है। इसी तरीके से सरकार के पास कुछ पैसा है जो सरकार ने अपने पास रखा हुआ है, जब तक उसके पास है यूज कर लेंगे, जब मांगने आएंगे तो फिर सरकार आपको वापस दे देगी। तो क्या ये सरकार का अपना है? नहीं। तो लिख लो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिक, यह जनता का जमा है। कलेक्शन ऑफ पब्लिक, जनता का जमा है। कलेक्शन ऑफ पब्लिक, जनता का जमा है। जमा किसका है? जनता का। विच इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, जिसे सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीएफ, प्रोविडेंट, हिंदी में भी प्रोविडेंट ही लिखते हैं। ये दो तरीके का होता है। एक होता है जीपीएफ, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक होता है पीपीएफ, प्राइवेट। मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा उसका पीपीएफ कट रहा होगा, जब भारत सरकार या राज्य सरकार के अंडर में काम करेंगे तो उसका जीपीएफ कट रहा होगा, और इसको सामान्य बोलचाल में ईपीएफ कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये दो तरीके का होगा, जीपीएफ और ईपीएफ, सॉरी पीपीएफ और ईपीएफ। आप सीजीएल में भी इस पोस्ट पे जा सकते हैं, ईपीएफओ में अच्छे रैंक लाएंगे तो आप इसमें जा सकते हैं, यूपीएससी के थ्रू भी जा सकते हैं, बहुत पैसा वाला करते हैं। लेकिन कोशिश करिए ईमानदारी वाला पद चुनने का। हाँ, आईआईटी, इंश्योरेंस डिपॉजिट लेकर, बीमा जमा, लिख लो इंश्योरेंस डिपॉजिट, बीमा जमा, एक्सेट्रा इत्यादि। हाँ, ये एसआईसी बेसिकली मेडिकल के लिए काम करता है। दो तरीके का पैसा आपका काटा जाता है, एक पीएफ का, एक ईएसआईसी का। ईएसआईसी का मतलब है कि कल को आप बीमार हो जाए तो सरकार सारा खर्चा उठाएगी, उसके बदले में आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहे। कई लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी फैमिली में बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, आम आदमी तो बिक जाए, तो सरकार उसका खर्चा उठा लेती है। तो इसलिए हमें कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना जरूरी है, ताकि हम सुरक्षित रहते हैं। तो ये हो गया पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष। जब तक है तब तक आप यूज कर सकते हैं। अगला जाओ, कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। इट इज अ फंड फॉर इमरजेंसी, यह आपात के लिए बनाया गया कोष है। फंड फॉर इमरजेंसी,
आपात के लिए बनाया गया कोर्स है। कई सिचुएशन ऐसे हैं जो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जैसे अभी पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है, तो भारत सरकार को जरूरत पड़ सकती है इन पैसों की। जैसे देखो सिलेंडर नहीं मिल रहा है देश में, तो सरकार ने एक नया ऑर्डर मॉडल पास किया है कि हम सिलेंडर पूरा भर के नहीं देंगे, 10 किलो भर के देंगे, क्योंकि कुछ दिन की प्रॉब्लम है, कम से कम 10-10 किलो देंगे तो सबके हिस्से में ज़्यादा आ पाएगा। तो मान लो महंगा हो जाए, आम आदमी तो कह देगा भाई हम तो नहीं दे पाएंगे, तो सरकार का कोई बात नहीं, आप 800 रुपये में ले जाओ, भले हमें 2000 का पड़ रहा हम आपको दे देंगे। जबकि देश इसके लिए तैयार नहीं था। जो सिलेंडर हमें आपको ला रहे थे छोटा वाला 800 900 या 1100, वो 2200 का आ रहा है। जो सिलेंडर हम 4000 का ला रहे थे वो 8000 का आ रहा है। तो वो हमारा एक प्रकार का इमरजेंसी फंड है कि यदि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो इतना होना चाहिए। तो हर देश हर परिवार अपने विपरीत परिस्थितियों के लिए रखता है। तो देश ने कितना रखा है, देखो मिनिमम अमाउंट इन कॉन्टीजेंसी फंड इज, आकस्मिक निधि में न्यूनतम धन, मिनिमम अमाउंट इन कॉन्टीजेंसी फंड इज, आकस्मिक निधि में न्यूनतम धन इज 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए मिनिमम अमाउंट इज। हाँ कम है, ये तो 2008 में बढ़ाया गया, पहले तो 50 करोड़ था, 500 करोड़, इससे ज़्यादा नेताओं के पास है 500 करोड़। और मजे वाली बात यह है 500 करोड़ में तुम 2 किलोमीटर 8 लेन का रोड भी नहीं बना सकते। तो ये भी एक मतलब डरावनी बात है कि हमारे पास इमरजेंसी के लिए उतना फंड नहीं है कि देश चलता। ये मिनिमम है, मैक्सिमम का लिमिट नहीं। अब देखो जो बजट होता है बच्चों, उसमें कॉन्सोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड का डिटेल होता है। तो बजट पास कौन करता है, पार्लियामेंट। तो इन दोनों पर कंट्रोल किसका हो गया, पार्लियामेंट का। और इस पर कंट्रोल किसका होता है, प्रेसिडेंट का। कई बार क्या है, घटना हुई और तुरंत खर्चा करना है, यदि पार्लियामेंट से पूछने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने इसको प्रेसिडेंट के कंट्रोल में दे दिया। कहा कि यदि पैसा मान लो खर्च हो जाए तो फिर यहीं से ला करके इसको पूरा करो, यहाँ खर्च हो जाए तो फिर यहीं से ला के पूरा करो, यानी देश को चलाएगा यही, बस थोड़ा यहाँ पे रख रहे हैं थोड़ा यहाँ पे रख रहे हैं। ऐसे समझो आपके पर्स में 3 तरीके का पैसा है। एक वो पैसा जो आपने कमाया, जिसके जो आपके पिताजी ने दिया है, जिस पर आपका पूरा अधिकार है, कॉन्सोलिडेटेड फंड। एक वो पैसा जो आपके दोस्त ने दिया कि लो रखो, जब मेरा फीस का टाइम होगा तो मुझे वापस कर देना, दोस्त लेके भाग गया। ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ है ना फीस। तो वो है पब्लिक अकाउंट फंड, है नहीं आपका लेकिन आपने रखा हुआ है। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा खर्च करो, तब तो जो उसमें आके आप खर्च कर दिए, दोस्त भाग रहे हैं आप ढूंढ रहे हैं। और एक पैसा जो आपने इमरजेंसी में रखा हुआ है कि कोई मिल जाएगी, पर्स में छिपा के तो खर्च कर दूंगा। मान लो आप खर्च कर दिए तो फिर यहीं से लाएंगे। हमारे परिवार में भी ऐसे होता है इमरजेंसी के लिए। तो हम तो निचले मिडिल क्लास वाले में हैं, हमारा हमेशा इमरजेंसी लगा रहता है। कभी बच्चे का फीस का, कभी मेडिकल का, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जो एलिट सोसाइटी है, अपर क्लास है, वो हर तरीके से अपने आप को मजबूत रखा हुआ। नोटबंदी में हम ही और आप तो लाइन में लगे, सिलेंडर में भी हम ही आप लग रहे हैं। बड़े अपर क्लास को दिक्कत ही नहीं हो तो फ़ोन कर रहा है, SHO पहुंचा जा रहा है, खाना पहुंचा जा रहा है। इसीलिए हमें निचले तबके में नहीं रहना है। पता नहीं कौन सी फीलिंग है कि पीछे बैठ के लिख ही नहीं रहे, या तो जीवन में बहुत मजा है, नहीं समझ में आ रहा हमें भी पता है, लेकिन कोशिश तो करो कि जी बताओ, दोबारा दोबारा बताओ। एक अक्षर नहीं लिखे हो, क्यों नहीं लिखते हैं भाई, राजकुमार पीछे बैठते हैं तो नहीं, आप तो लिखे थोड़े बाद में, आपने भी छोड़ दिया था, क्यों नहीं लिखते हैं, वैसे कोई लॉजिक तो होता होगा। नहीं जैसे वो आपके बगल में था, आपने नहीं एक बार पूछा बेटा क्यों नहीं लिख रहा है, या उसने आपको रखा है लिखने के लिए, आपका दोस्त है ना वो। भाईचारा ऑन टॉप है। अच्छा ये इन्हीं सब चीजों में ऑन टॉप होना चाहिए। भाईचारा तो मारता है 2 थप्पड़ खींच के, लिख इसको। हाँ बाटो, लिखो कॉन्टिजेंसी फंड कंट्रोल बाय प्रेसिडेंट। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। कॉन्टिजेंसी फंड कंट्रोल बाय प्रेसिडेंट, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। कॉन्टिजेंसी फंड इज कंट्रोल बाय प्रेसिडेंट, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। कंट्रोल बाय प्रेसिडेंट, आकस्मिक निधि पर
राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। एंड तथा कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड तथा संचित निधि तथा कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड इज कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। संचित निधि तथा लोक लेखा कोष पर संचित निधि तथा लोक लेखा कोष पर लोक लेखा कोष पर संसद का नियंत्रण होता है। कंट्रोल बाय पार्लियामेंट, संसद का नियंत्रण होता है। संचित निधि तथा लोक लेखा कोष पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद का नियंत्रण होता है। संसद का नियंत्रण होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, इस पर किसका नियंत्रण है, इस पर किसका नियंत्रण है। अब हमने तीन वर्ड आपके सामने रखे, पब्लिक अकाउंट फंड, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट और तीसरा डिविडेंड। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि पहले तो ये बताओ कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, दूसरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान क्या होता है। इसके अलावा शायद सारे वर्ड आप रूबरू होंगे। एक बार एक एक करके देखिए। हाँ राजकुमार, कितना कमा सकते हो तुम, बस। तो ये फिक्स नहीं हो सकता, टैक्स ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा होगा, कम आ जाएगा। ये तो मिनिमम लिखा गया है कि इतना तो कम से कम, जैसे आपके घर से मिनिमम 10,900 तो आना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम की गारंटी नहीं है, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पर मैक्सिमम का लिमिट नहीं हो सकता। सरकारें, देश कोशिश कर रहा है कि और बेहतर और बेहतर। यहाँ तो हमने मिनिमम करके कि भाई 500 करोड़ तो रख ही लो यार, 140 करोड़ के बाद ही कम से कम तो 4 रुपये तो एक आदमी पे रखो। ये वैसे भी बता रहा हूँ, तो समझदार हो तब यहाँ के हो। अपने घर की समस्या खुद ही दूर कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो कोशिश करना है इस मध्यम वर्ग में नहीं रहना है, तो फिर मजे हैं उसके, जो मन करेगा खर्च कर लोगे तो। लेकिन उसके लिए पर पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत अच्छा चल रहा है। अभी किसी का मैसेज आया, किसी की बहन ने भेजा है, वो लाइब्रेरी में बैठ के व्हाट्सअप चला रहा होगा, कह रही सर मिस यूज ऑफ लाइब्रेरी, प्लीज कॉल मी। मैं क्या ही कर लूंगा, मैं इसके निकम्मे के दिमाग में थोड़ी ना घुस जाऊंगा। हम तो पकड़ सकते हैं। तो सोच के देखो घर वालों की कितनी ज्यादा हमसे एक्सपेक्टेशन है कि बालक हमारा व्हाट्सअप चला रहा है तो आप उसको पकड़ नहीं रहे हो, तो बताओ कैसे काम चलेगा, प्लीज कॉल। ये तो खुद समझना होगा बच्चे को कि मैं पढ़ने आया हूँ तो पढ़ना चाहिए। चलो चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक टेबल बनाते हैं और एक तरफ लिखते हैं रेवेन्यू बजट। है राजकुमार? हाँ हाँ, दो दो तीन तीन लाइन लिखना है बस। राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। ये क्या है, तो थोड़ा थोड़ा एक एक करके चेक करते हैं। इसमें जो रिसीविंग है, लिखना मत समझना। राजस्व प्राप्त बजट में जो प्राप्ति है उसका नाम क्या है, टैक्स। फी, डिविडेंड, या किसी को कर्जा दिया तो इंटरेस्ट।
क्या मेरे बच्चों ये पैसा किसी को वापस भी करना पड़ेगा क्या जिससे लिया है एज ए गवर्नमेंट? नहीं, ये जो आया वो सरकार का अपना हो गया। लेकिन यहाँ जो पैसा आ रहा है, लोन, पब्लिक अकाउंट फंड, क्या ये अपना है क्या सरकार का? नहीं, ये तो वापस करना पड़ेगा। जो आपने सिक्योरिटी दी है वो हमारा है ही नहीं, वो हमें देना ही पड़ेगा। उसमें हमारा अधिकार नहीं। नहीं देते हैं, टाइम पे जाते हैं देते हैं, कोई मिस बिहेव नहीं करते हैं, रेस्ट्रिकेट नहीं करते हैं तो देते हैं। हाँ, इंटरेस्ट जरूर देंगे, यस। बहुत ही अच्छे। हाँ, हाँ, हाँ। हमने 11,000 रुपये मिनिमम कह रखा है तुमको, नौकरी लगाओ और 11,000 ले जाओ, तो इंटरेस्ट का भी कई गुना दे रहा हूँ। कोई भी नौकरी, यस। तो अब उससे ज़्यादा क्या चाहते हो? रैंक लाए तो पैसा ही पैसा। हम तो चल के ऑनलाइन वालों से डील और करेंगे। हाँ, पिछली बार 18 रैंक वाला सीपीओ वाला कई जगह डील कर रहा था मैं। कोई बात नहीं, पहले मेरे वहाँ वीडियो बना ले, उसके बाद कहीं बनी हो। हमारे वाले में व्यू आया 2,500, दूसरों के वहाँ व्यू आ रहा 3 लाख 4 लाख। है, तो ये हमारा सरकार का अपना पैसा नहीं, तो क्या इसको इनकम कह सकते हैं? नहीं। लेकिन ये इनकम है नहीं है, तो लिखो पहला, रेवेन्यू रिसीविंग, रेवेन्यू रिसीविंग इज द एक्चुअल इनकम ऑफ गवर्नमेंट। राजस्व प्राप्ति सरकार की वास्तविक आय है। रेवेन्यू रिसीविंग इज द एक्चुअल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, इज द एक्चुअल इनकम ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की वास्तविक आय है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टैक्स, कर, फी, शुल्क, फाइन, फाइन, इंटरेस्ट, ब्याज, एसेट्रा इत्यादि। ठीक है, इसमें किसी को देना नहीं है, हमारा अपना है। देखो, कैपिटल रिसीविंग, कैपिटल रिसीविंग इज नॉट द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। पूंजीगत प्राप्ति सरकार की आय नहीं है, नॉट द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीविंग इज नॉट द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। पूंजीगत प्राप्ति सरकार की आय नहीं है, पूंजीगत प्राप्ति सरकार की आय नहीं है। इट इज रिलेटेड विथ लाइबिलिटी, इसमें देनदारी है। इट इज रिलेटेड विथ देनदारी, रिलेटेड विथ लाइबिलिटी, इसमें देनदारी है। लाइबिलिटी देनदारी है, देनदारी है। और फॉर एग्जांपल जैसे लोन, लोन, ऋण, लोन, ऋण, और पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष, लोक लेखा कोष, लोक लेखा कोष, और अथवा, और अथवा, इंग्लिश में और, हिंदी में अथवा, है ना? ठीक। हाँ, नहीं तो हिंदी वाले और सुन रहे थे, कोई बात नहीं। और डिक्रीजिंग ऑफ, डिक्रीजिंग ऑफ एसेट्स, अथवा संपदा में कमी करते हैं। और डिक्रीजिंग ऑफ एसेट्स, संपदा में कमी करते हैं। दो तरीके से पैसा आ सकता है, या तो कर्जा लेके आ रहा है, या
एसेट्स बेच के, एसेट्स बेच के बेचने का क्या मतलब है? डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश। फॉर एग्जाम्पल, विनिवेश। कहाँ हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ। हाँ, राजकुमार इधर देखो। हाँ, बोलो दोबारा। डिस इन्वेस्टमेंट कैपिटल बजट में जाता है, रेवेन्यू बजट में? कैपिटल में, रिसीविंग में, एक्सपेंडिचर में? रुक जाओ बच्चों, आप लोग मत बोलो, बोल राजकुमार। किस में जाता है बच्चों? रिसीविंग में। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपिटल रिसीविंग की। तो मैंने कहा कैपिटल रिसीविंग में जो पैसा आ रहा है वो इनकम नहीं है। वो दो तरीके का पैसा है। या तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिटर्न करना होता है। या दूसरा, एसेट्स को कम कर रहे हैं। पापा के पास पैसे कमाने के तीन तरीके हैं। एक, नौकरी करें, चल रही है, वो रेवेन्यू बजट में जाएगा। दूसरा, लोन लेके आए, वो कैपिटल बजट में जाएगा। तीसरा, दादाजी की प्रॉपर्टी को बेचते रहे, कैपिटल बजट में जाएगा। तीनों में से कौन सा खुशी का उदाहरण हो सकता है? पहला। बाकी तो जो दो हैं उनमें दो नुकसान है। लोन ले रहे हैं तो देनदारी बढ़ ही रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। और प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो ये अपनी एसेट्स को कम कर रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया अब तक कि यहाँ का रिसीविंग बढ़ना खुशी की बात है, लेकिन यहाँ का रिसीविंग बढ़ना खुशी की बात नहीं हो सकती। हो सकता है लोन लेके आप बड़ा बिजनेस कर लो, प्रॉपर्टी बेच के और बड़ा कर लो, वो बात की बात है। लेकिन यदि लोन लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ी है, प्रॉपर्टी बेचा है तो एसेट्स कम हुआ है। तो मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगा कि रेवेन्यू रिसीविंग और कैपिटल रिसीविंग में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो कि ये एक्चुअल इनकम है, ये इनकम नहीं है, ये सिर्फ प्राप्ति है। जो 20,900 आया उसमें से 3,000 लाइबिलिटी है, वो देना ही पड़ेगा। ये हमारा इनकम हो सकता है, उसके बाद खर्चा निकालेंगे तो बात की बात है, लेकिन है तो इनकम। यानी किसी देश का रेवेन्यू रिसीविंग बढ़ रहा है तो ये विकास को शो कर रहा है। कैपिटल रिसीविंग बढ़ रहा है तो ये अच्छा मैसेज नहीं है, ये लंबे समय में नुकसान होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ राजकुमार, ठीक है। दूसरा, जो कैपिटल रिसीविंग में जो पैसे आ रहे हैं वो ध्यान से देखो, लगातार आ रहे हैं, फी से, बिल से, इंटरेस्ट से, लाभांश से। लेकिन यहाँ जो पैसा आ रहा है लोन से, ये कभी कभी आ रहा है। यानी यहाँ का पैसा छोटा पैसा है लेकिन लगातार पैसा है, यहाँ का पैसा बड़ा पैसा है लेकिन कभी कभी है। कंपनी बेच दोगे तो कभी ही तो आएगा, लेकिन हर महीने जो प्रॉफिट आएगा तो लगातार आएगा, रेंट आएगा लगातार आएगा। तो लिख लो कैपिटल रिसीविंग चलो रेवेन्यू में लिख लो, रेवेन्यू बजट। पीछे क्यों लिखे, उसी टेबल में हाँ, तेरा पूरा होगा तो पीछे ही लिखेगा यार, टेबल पे तो देखियो, अगले पेज पे चला जाए, फिर टेबल बना लो। रेवेन्यू रिसीविंग, रेवेन्यू बजट इज रिलेटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट। राजस्व बजट में छोटे लेन देन शामिल है। रेवेन्यू रिसीविंग या रेवेन्यू बजट इज रिलेटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट। राजस्व बजट में छोटे लेन देन शामिल किए जाते हैं। रेवेन्यू बजट इज रिलेटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट। राजस्व बजट में छोटे लेन देन शामिल किए जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट, छोटे लेन देन शामिल किए जाते हैं। कैपिटल बजट इज रिलेटेड विद लार्जर अमाउंट ऑफ बजट। बजट का बड़ा लेन देन शामिल किया जाता है। लार्जर अमाउंट ऑफ बजट, बजट का बड़ा लेन देन, लार्जर अमाउंट ऑफ बजट, बजट का बड़ा लेन देन। अब छोटे वाले में चाहो तो लिख सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट, सॉरी, डिविडेंड, लाभांश। लाभांश ये थोड़ा थोड़ा आएगा लेकिन लगातार आएगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ बजट में क्या लिख दो? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश।
एक लास्ट पॉइंट सोच के बताओ, यदि मैं लिख रहा हूं कि रेवेन्यू बजट प्लस है, रेवेन्यू बजट प्लस है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका रिसीविंग ज़्यादा है किससे? एक्सपेंडिचर से। जितना पैसा है वो ज़्यादा है खर्चे से? नहीं। मैं लिख रहा हूँ कैपिटल बजट प्लस है, इसका मतलब भी वही होगा, रिसीविंग ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। यही तो होगा, कोई प्लस में है इसका मतलब ज़्यादा पैसा आ रहा है, खर्चा कम कर रहा है। तो मैंने लिखा कि रेवेन्यू बजट प्लस में है, तो इसका सामान्य मतलब क्या है? पॉजिटिव चीज़ है, देश डेवलपमेंट कर रहा है, खुशी की बात है। जैसे किसी के घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता हो, इसका सामान्य मतलब क्या है? उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, सामान्य मतलब वो घर में ज़्यादा एसी चला रहा है, ज़्यादा सुविधाएं हैं, यही तो है सामान्य मतलब। किसी घर में बिजली का बिल ही कम आ रहा है, तो सामान्य मतलब है कि उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जनरली तरीका कोई और है, सोलर सिस्टम लगा लिया तो बात की बात है, चोरी कर लिया वो अलग बात है, लेकिन जनरली यही है कि बिजली का बिल कम आ रहा है या पेट्रोल पे कम खर्चा हो रहा है, तो गाड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, कम होगी। तो मैं यदि ये लिखूं एग्जाम में कि रेवेन्यू बजट प्लस है, तो इसका मतलब है देश का विकास बढ़ रहा है। लेकिन मान लो मैं लिख रहा हूँ कैपिटल बजट प्लस है, तो इसका सामान्य मतलब क्या है? या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या एसेट्स कम हो रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब एक छोटा टेबल और बनाओ, एक तरफ लिखो, बिल्कुल छोटा, दो दो लाइन लिखना है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। गैर योजनागत व्यय। अच्छा एक चीज थोड़ा सा अपडेट कर लो कि बच्चे नहीं बताया। हाँ, पहले ये कितना हुआ करता था? 50 करोड़। फिर 8 में आके हमने कर दिया 500 करोड़। अभी 21-22 वाले बजट में आकर के इसको 30,000 करोड़ कर दिया है। तो ये लिख लेना। हाँ, नाउ वहीं जहाँ 500 को भी रखना है, मान लो ऑप्शन में पुराना वाला मिल गया, 30,000 वाला नहीं है, तो लिख लोगे फ्रॉम बजट 2000, तो कब तक किसी एग्जाम में टच नहीं किया। 21-22 के बजट से, 21-22 के बजट से मिनिमम अमाउंट इन कॉन्टीजेंसी फंड इज 30,000 करोड़। आकस्मिक निधि में न्यूनतम धन 30,000 करोड़ है, ये सम्मानजनक है। मिनिमम अमाउंट इन कॉन्टीजेंसी फंड इज 30,000 करोड़, 30,000 करोड़। चलो, प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपके सामने चार्ट बना हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है प्लान और नॉन प्लान? थोड़ा बहुत किसी का दिमाग काम करे, ये होता है नॉन प्लान में। ये कोई मत बोलना कि नॉन प्लान जिसमें प्लान ना हुआ हो और प्लान जिसमें प्लान हुआ हो, कि बजट में है तो सब में प्लान होता ही होता है। बताओगे कोई? हाँ बताओ। जैसे कोरोना आया था तो इसमें इमरजेंसी वैक्सीन लगानी पड़ी थी, तो ये नॉन प्लान्ड है। ठीक। ठीक। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा आपसे कि ये मत बोलना कि जो नॉन प्लान वो प्लान नहीं है, बजट में है तो प्लान ही है। हाँ, चलो ठीक। लिखो नॉन प्लान में, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर
गैर योजनागत व्यय अनिवार्य व्यय हैं। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। गैर योजनागत व्यय अनिवार्य व्यय हैं। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। गैर योजनागत व्यय अनिवार्य व्यय है, यानी वे व्यय जो कंपल्सरी हैं, जिनके बिना देश चलेगा ही नहीं। क्या बिना पुलिस के देश होगा? नहीं, हम कम हो जाएंगे, है ना। पुलिस नहीं होगी तो देश नहीं होगा। पुलिस के डर से हम और आप कंट्रोल रहते हैं। बिना सैनिक के देश होगा? नहीं। सर आए थे उस दिन, डिफेंस वाले क्या बोले, सैनिक इसलिए नहीं कि युद्ध लड़ना है, सैनिक इसलिए ताकि शांति बनी रहे, क्योंकि डर बनाए रखना भी जरूरी है। तो देखो ध्यान से, मैंने नॉन प्लान में वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो चाहिए ही चाहिए, जिनके बिना देश नहीं होगा, जिस पर कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, जो करना ही पड़ेगा। मैं और आप घर पे जाके खाने की प्लानिंग नहीं कर सकते कि दिक्कत है ये तो 4 रोटी की बजाय 3 रोटी खा लें, ये पॉसिबल नहीं। हमने आपसे ये नहीं कहा कि सिलेंडर कम आए तो ऐसा करो कि कम रोटी खा लो। हमने कहा थोड़ा सा टाइम हमें एडजस्ट कर लेना, मशीन एक चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लान नहीं हो सकता, वो बेसिक चीज़ें हैं। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिफेंस रक्षा, डिफेंस रक्षा। सब्सिडी, सब्सिडी समझते हो ना, गरीब लोगों को भी देश को लेके साथ चलना है, तो राशन की दुकान पे 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देना पड़ेगा। एक तबका है जो कहता है कि नहीं सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, इससे में निकम्मापन बढ़ता है। ऐसा नहीं, कुछ लोग नहीं है सक्षम परिवार में, समाज में, तो उनके प्रति हमारी आपकी मोरल प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि उनका केयर किया जाए, क्योंकि देश किसी एक का नहीं है, देश सबका है। पृथ्वी किसी एक की नहीं है, सबकी पृथ्वी है। ये हमने अपने अपने स्वार्थ में आकर के बाकी जानवरों को खत्म कर दिया, और उसका साइड इफेक्ट आ रहा है कोरोना के रूप में या बीमारियों के रूप में, क्योंकि पृथ्वी पे सबका अधिकार है। ये तो हम अपना यहाँ बढ़ते गए, सांप गलती से आ गए तो मार दे रहे हैं, हम आप बढ़ते गए कोई जानवर आ गए तो मार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसी सोच में वेलफेयर स्टेट का निर्माण हुआ। यदि कोई गरीब होगा तो हम उसको फ्री इलाज करेंगे, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री में भोजन देंगे, दैट इज सब्सिडी। अब हमें आपको जब पेट भरने लगता है तो हम नियम कानून की बात करने लगते हैं कि नहीं नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई, तू कौन होता है? लेकिन चल रहा है देश, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो सब्सिडी बहुत समय से डिमांड आ रहा है कि इसको नॉन प्लान से हटा दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। खुद सोचिए, देखो घर में आपके कोई फिजिकली डिसेबल है तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं। कोई नहीं मेहनत कर पाता है तो क्या हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो सब्सिडी इसीलिए नॉन प्लान में रखा गया है। अगला एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक व्यय। प्रशासनिक व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, पुलिस, थाना, ये सब चीज़ें, ऑफिसर चाहिए ही चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक व्यय। किसी से कर्जा लिया है तो वापस करोगे नहीं करोगे? करना पड़ेगा, तो लिखो लोन। करें नहीं करेंगे, लेके तो देखो, जो दिया है वो आपसे हमसे ज्यादा बदमाश होता है, तभी देता है वो। लोन, इंटरेस्ट, ब्याज, एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये नॉन प्लान आर कंपल्सरी एक्सपेंडिचर, इस पे प्लान हो ही नहीं सकता, ये करना ही पड़ेगा, इस पे आप बच नहीं सकते। हाँ हाँ करेंगे जी। अब आ जाओ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर नॉट कंपल्सरी, ये अनिवार्य तो नहीं है। नॉट कंपल्सरी, अनिवार्य तो नहीं है। नॉट कंपल्सरी, अनिवार्य तो नहीं है, बट, परंतु, रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, परंतु देश के विकास के लिए आवश्यक है। बट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, परंतु देश के विकास के लिए आवश्यक है। पाँच सौ तीन का भी कौन सा सब्जेक्ट का क्लास है? मैथ्स का। आप में से किसी का क्लास फ्री है? किसका, कौन सा बैच? 216, 501 और 216, 16-17 बचा हुआ है। तो 16-17 में प्लानिंग हो गई है। टैक्स, 16-17 में टैक्स नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा पहली ही क्लास है, उधर और जाएंगे कि पहली क्लास में लेके आ गया किसी को। मैं सोचा था उनके साथ ही शुरू कर दूँ। नहीं नहीं रुक जाओ राजकुमार, पहले बैठ जाओ 1 मिनट। हाँ हाँ मिलवाएंगे, मैडम से मिलवाएंगे। तो हमने कहा प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर नॉट कंपल्सरी बट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। जैसे मनरेगा जो था,
ये नहीं था तब भी देश था। सर्व शिक्षा अभियान नहीं था तब भी देश था। या जितने आप गवर्नमेंट के स्कीम जानते हो, वो नहीं था तब भी देश था। लेकिन इसके होने से क्या हुआ, थोड़ा विकास तेज हो गया। इस पर प्लान बनाया जा सकता है। तो जो भी परिवार समाज के लिए जो कंपलसरी होता है, उस पर हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते, इसको हम नॉन प्लान कहते हैं। ये मत सोचो कोरोना और ये बजट में जो कुछ है सब प्लान है। बस ये है कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, इस पर थोड़ा बहुत समझौता हो सकता है। यदि कोई देश सैनिकों पे खर्चा नहीं करेगा तो लंबे समय में उसको ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे समझो, एक परिवार है ए। ए अपने पैसे का अधिकांश हिस्सा पड़ोसी से लड़ाई लड़ने में खर्च करता है, माता का जागरण करवाता है, और बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदने में खर्च करता है। और प्लान बी, परिवार बी बच्चे के एजुकेशन पर, हेल्थ पर और बैंक में सेविंग पे खर्चा करता है। तो लंबे समय में किसको फायदा होगा? बी को। लेकिन पिछड़े देशों में क्या प्रॉब्लम है, आज भी लगभग इतना परसेंट पैसा नॉन प्लान पे जाता है। सिर्फ इतना पैसा प्लान पे जा पाता। ये जब मैं बजट में चार्ट बनाऊंगा कहाँ पैसा कितना जाता है अगली क्लास में, आपको समझ में आएगा। तो जो तुमने से बच्चा गरीब परिवार का है, वो देखोगे अपने बाकी कामों में उलझा रह जाता है। जिसका बेसिक पहले से कमजोर है उसको बाकी को से पीछे ही रह गया, जिसका ऑलरेडी अच्छा था। ये प्रकृति का दोष है कि उसका पड़ोसी खराब मिल जाएगा, यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब मिल जाएगा, उसके वहाँ गरीब ज़्यादा मिल जाएंगे, सब्सिडी देना पड़ेगा, कर्जा ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भारत जैसे देश में ये एक चुनौती बनी है। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, लगभग 3 घंटे और फिर ये चैप्टर खत्म है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।